Hello everyone, myself डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंतर्गत लेटिमर का नियम, रेडॉक्स चक्र का विश्लेषण और उसके बाद असमानुपातन एवं समानुपातन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आइए हम सबसे पहले लेटिमर का नियम क्या है उसको समझते हैं। W.M. लेटिमर ने सन 1952 में ये ऑब्जर्व किया कि किसी सेल अभिक्रिया में दोनों रेडॉक्स विभवों का जो अंतर है वो 0.6 वोल्ट से अधिक है, तो वहाँ क्या होगा, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कंप्लीट होगी। लेकिन यदि यह वैल्यू कौन सी 0.6 वोल्ट वाली अगर 0.6 वोल्ट से कम है या हम कहें 0.1 वोल्ट या 0.2 वोल्ट है तो अभिक्रिया कैसी होगी, संदिग्ध हो जाती है। संदिग्ध मतलब उसमें ये पॉसिबिलिटी होगी कि रिएक्शन कंप्लीट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। किस केस में, जब रिडॉक्स विभवों का जो अंतर है वो 0.6 वोल्ट से कम है, तो वहाँ पर उसकी पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, में दिखाई देती है। इस नियम को लेटिमर का नियम कहते हैं और इसे 0.6 वोल्ट नियम भी कहते हैं। तो ये हमारा लेटिमर का नियम था जिसे 1952 में ऑब्जर्व किया था। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स चक्र का विश्लेषण, जिसे हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल। रेडॉक्स साइकिल क्या है? रेडॉक्स चक्र का एनालिसिस करने से ये ज्ञात किया जा सकता है कि कोई रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो सकती है या नहीं। किसी तत्व के रेडॉक्स चार्ट में उस तत्व की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को उसके रेडॉक्स विभवों के साथ जोड़ा जाता है। इस चार्ट में इलेक्ट्रॉनों की जो गति है या कहें इलेक्ट्रॉनों का जो बहाव है की दिशा बताने वाली साइकिल को ही हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स साइकिल कहते हैं या रेडॉक्स चक्र कहते हैं। अब इस रेडॉक्स चक्र में कौन कौन से जनरल नियम लागू होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यदि रेडॉक्स सिस्टम परस्पर एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त तीरों द्वारा जुड़े हों तो उस रेडॉक्स चक्र में अभिक्रिया उन तीरों की दिशा में संपन्न होती है। किस केस में? जब वो एंटी क्लॉकवाइज एरो से जुड़े हों। अगर उदाहरण देखें तो आप देखिए, हमें यह ज्ञात होगा कि नाइट्रिक एसिड का अगर हम सॉल्यूशन, नाइट्रिक अम्ल का जो सॉल्यूशन है उसको क्या करें, हम कॉपर को क्यूप्रिक आयनों में ऑक्सीकृत करके NO2 के धूम्र मुक्त कर सकता है अथवा नहीं। इसे हम रेडॉक्स चक्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ दो प्रकार के परिवर्तन होंगे। किसमें? जब नाइट्रिक अम्ल के सॉल्यूशन को कॉपर को क्यूप्रिक आयनों में ऑक्सीकृत करने की जो रिएक्शन होगी वहाँ पर हम दो चेंजेस देखेंगे। कौन सा? एक तो होगा कि जो नाइट्रिक अम्ल है वो क्या करेगा, नाइट्रेट आयन प्लस प्रोटॉन का किस में करेगा, N2O4 या NO2 में परिवर्तन। फर्स्ट चेंज तो ये होगा। और सेकंड क्या होगा, कॉपर Cu धातु का जो क्यूप्रिक है Cu2 प्लस आयनों में परिवर्तन। सेकंड चेंज ये होगा। इन दोनों चेंजेज के लिए मानक अपचयन विभवों के जो वैल्यू जाएंगे वो आएंगे प्लस 0.80 वोल्ट एंड प्लस 0.30 वोल्ट। इन दोनों में से जिनका मान अधिक ऋणात्मक है, या हम कहें अधिक ऋणात्मक है या कहें हम कम धनात्मक है, तो वो कैसा होगा, अपचयक होगा और इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। और कॉपर अर्ध सेल में जो क्रिया होगी
वो किस प्रकार से होगी, देखिए यदि मान धनात्मक है तो सेल की जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, संपन्न होगी। लेकिन यदि यह वैल्यू 0.6 वोल्ट से कम है तो इस वैल्यू को देखकर निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह रिएक्शन आपकी लेबोरेटरी में कंप्लीट होगी या नहीं। यदि लेबोरेटरी में कॉपर मेटल की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो क्या होगा, NO2 के भूरे धूम्र निकलते हैं। अर्थात हम कहें कि अभिक्रिया निम्न रूप से संपन्न होती है। देखिए कॉपर मेटल है, NO3 से एक्वस मीडियम में रिएक्शन कर रहा है, प्रोटोन आयन एक्वस मीडियम में, और इस प्रकार से ये रिएक्शन आपको कंप्लीट होती दिखाई दे रही है। और N2O4 गैस रूप में और NO2 के ये पूरे धूम्र निकलते हैं। इस रिडॉक्स साइकिल की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें क्या है, जो आपके वामावर्त नियम है, एंटी क्लॉकवाइज रूल का पालन होता है। इस एंटी क्लॉकवाइज रूल के अनुसार यदि दो रिडॉक्स तंत्र परस्पर ऐसे चक्र द्वारा जुड़े हुए हों जिसमें इलेक्ट्रॉन के बहाव को दर्शाने वाली तीर घड़ी की विपरीत या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हो तो वह अभिक्रिया उसी दिशा में संपन्न होती है। आप देखिए कॉपर व नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के रिडॉक्स चित्र को दर्शाया गया है। ये आपका डायग्राम है, इसमें कॉपर और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के रिडॉक्स चित्र को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस चित्र में तीरों की दिशा को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कॉपर धातु का ऑक्सीकरण क्यूप्रिक आयनों में हो रहा है, जबकि नाइट्रेट आयनों का जो अपचयन है वो N2O4 में या NO2 में हो रहा है, और आपको इस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती दिखाई देगी। ये आपका Cu है, तो ये तो आपको कॉपर धातु का ऑक्सीकरण होके क्यूप्रिक आयनों में हो गया Cu2+, और आपके जो नाइट्रेट आयन है उनका अपचयन होके N2O4 में ये परिवर्तित हो गया है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न हो रही है। आप इसको इस डायग्राम के रिडॉक्स साइकिल के डायग्राम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से ये अभिक्रिया संपन्न होती दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर ये इस इलेक्ट्रॉनों का बहाव, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का बहाव दिखाई दे रहा है, और सीधे यहाँ पर NO3 N2O4 सैम का सीधे हाथ को खिसकना इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर Cu2+ और Cu सैम का बाएं हाथ की ओर खिसकना दिखाई दे रहा है। एक और उदाहरण से भी हम इसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। क्लोरीन जल द्वारा आयोडीन मुक्त करते हैं। आयोडाइड का क्लोरोफॉर्म परीक्षण भी इसी तथ्य पर बेस्ड है। क्लोरीन आयोडाइड को आयोडीन में क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन आयोडीन क्लोराइड को क्लोरीन में ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। और इस बात की जो पुष्टि है हम क्लोरीन आयोडीन के रिडॉक्स चक्र के द्वारा भी देख सकते हैं। ये क्लोरीन आयोडीन का रिडॉक्स चक्र है, जिसमें वामावर्त नियम द्वारा पुष्टि की कि क्लोरीन द्वारा आयोडाइड आयनों का ऑक्सीकरण आयोडीन में होगा। ये देखिए इस प्रकार से इसका ये Cl2Cl सैम का दाएं हाथ की ओर खिसकना, और I2I- आयन सैम का बाएं हाथ की ओर खिसकना, और ये इलेक्ट्रॉनों का बहाव इस आपका रिडॉक्स चक्र में दर्शाया गया है। अब आप देखिए इस चित्र के माध्यम से दो रेडॉक्स तंत्र हैं। Cl2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और ये 2Cl-, और इसका वोल्ट है +1.36, और I2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए 2-, और यहाँ इसका जो विभव आ रहा है +0.54 वोल्ट। यदि इन्हें परस्पर जोड़कर रेडॉक्स चक्र बनाया जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का बहाव घड़ी की विपरीत दिशा में है, अतः इसी दिशा में रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होगी और इसी दिशा में अभिक्रिया संपन्न होगी। आप देखिए यहाँ पे
Cl2 ये एक्वस मीडियम में है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और 2Cl माइनस में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से 2I माइनस एक्वस मीडियम में, ये I2 में परिवर्तित हो गया। और कुल रिएक्शन देखें तो Cl2 प्लस 2 माइनस और Cl माइनस और I2 में इस प्रकार से ये रिएक्शन होती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम असमानुपातन या डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है। उन अभिक्रियाओं को असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं जिनमें किसी एक तंत्र का ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ हो। ध्यान रखें, ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है तो वो रिएक्शन कैसी होंगी आपकी, असमानुपातन। यदि एक परख नली में थोड़ा सा क्यूप्रस सल्फेट ले लें, Cu2SO4 ले डालकर उसमें पानी मिलाकर हिलाया जाए तो हम क्या देखेंगे कि श्वेत क्यूप्रस सल्फेट से नीले रंग का विलयन बनता है और उसमें कुछ भूरे रंग के ठोस कण दिखते हैं। इस अभिक्रिया को आप देखेंगे तो इस प्रकार से संपन्न होगी। Cu प्लस एक्वस मीडियम में, Cu2 प्लस और ये Cu। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि Cu प्लस के परिवर्तन किस में हो रहे हैं, Cu2 प्लस में होने के कारण विलयन कैसा दिखाई दे रहा है आपको, नीले रंग का। जबकि Cu0 के कारण भूरे रंग के कण बनते हैं। अर्थात हम कहें कि एक ऑक्सीकरण +1 अवस्था टूटकर किस किस में परिवर्तित हुई, +2 में और 0 में परिवर्तित हो रही है, जिसमें एक ऑक्सीकरण अवस्था उससे अधिक है जबकि दूसरी अवस्था उससे कम है। अर्थात अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं। यहाँ प्लस वाली इस 2+ में परिवर्तित हो गई तो ये तो अधिक थी ऑक्सीकरण अवस्था, और ये प्लस वाली 0 में भी परिवर्तित हो रही है तो ये कम है। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न हो रहे हैं। आप देखिए इसको इस डायग्राम के माध्यम से, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, अतः क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि Cu+Cu2+ में परिवर्तित हो रहा है। साथ ही क्या हो रहा है, Cu+ Cu0 में भी परिवर्तित हो रहा है तो ऑक्सीकरण अंक में कमी, मतलब अपचयन हो रहा है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं असमानुपातन या डिस्प्रोपोर्शनेशन अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था किस में परिवर्तित हो रही है, उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में प्लस निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था में। आप देखिए उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था और निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था, और ये मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे उच्चतर और निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था। E0 जो ऐसे एरो लगा हुआ है कि मान नीचे की ओर धनात्मक है, असमानुपातन अभिक्रिया का ऑक्सीकरण अवस्था चित्र है ये। अब बात करते हैं हम समानुपातन या कम प्रोपोर्शनेशन। ये बिल्कुल किसकी विपरीत होगी, असमानुपातन की विपरीत होगी, या हम कहें असमानुपातन की विपरीत क्रिया को हम समानुपातन कहते हैं। अर्थात यदि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था निम्न ऑक्सीकरण अवस्था मिलकर मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था बनाए तो वह क्रिया समानुपातन कहलाएगी। उदाहरण के तौर पर हम Cu2+ आयन किस में परिवर्तित, Cu2+ आयन और कॉपर धातु से क्रिया करके Cu+ आयन बनाएं तो वह अभिक्रिया समानुपातन की अभिक्रिया कहलाएगी। देखिए यह Cu2+ है एक्वस मीडियम में और ये कॉपर सॉलिड है, ये दोनों रिएक्शन करके अगर Cu+ बनाए तो दिस रिएक्शन वाज समानुपातन रिएक्शन। कोई रिएक्शन समानुपातन की दिशा में संपन्न होगी या असमानुपातन की दिशा में संपन्न होगी, इसका डिटर्मिनेशन दोनों रिएक्शंस के रिडॉक्स विभव के वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। कोई भी अभिक्रिया उसी दिशा में कंप्लीट होगी जिस साइड में उसके E0 या रिडॉक्स विभव के वैल्यूज पॉजिटिव हों। इस रिडॉक्स साइकिल में वामावर्त नियम की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। इस रिडॉक्स चक्र में वामावर्त नियम की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे तो हम जो उपर्युक्त आपने देखा Q+ आयनों की असमानुपातन अभिक्रिया संपन्न करेंगे और रिडक्स विभव के जो वैल्यूज हैं
प्लस 0.15 वोल्ट और प्लस 52 वोल्ट से ये क्लियर हो जाता है कि हाई पॉजिटिव रिडॉक्स विभव वाले इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकारक होगा और यह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। देखिए Cu प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, Cu में परिवर्तित हो गया, जबकि इसके दूसरे अर्ध शेल में अपचायक होगा जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, Cu प्लस Cu2 प्लस, और ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। और इसकी कुल रिएक्शन देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगी, Cu प्लस Cu2 प्लस प्लस Cu। इस अभिक्रिया में अगर रिडॉक्स साइकिल से स्पष्ट होता है कि यहाँ वामावर्त नियम का पालन हो रहा है। आप देखें इस प्रकार से ये आपको रिडॉक्स साइकिल में वामावर्त नियम द्वारा Cu प्लस आयनों के Cu2 प्लस और Cu में असमानुपातन की ये क्या हो रही है, पुष्टि हो रही है। असमानुपातन की अपक्रिया संभव है जबकि समानुपातन अपक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। असमानुपातन का एक दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण है प्रबल क्षारीय माध्यम में ब्रोमीन का ब्रोमाइड और ब्रोमेट में असमानुपातन, जिसमें क्या होगा, ब्रोमीन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 से -1 और किसमें परिवर्तित हो जाएगी, +5 में परिवर्तित हो जाती है। आप देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है, Br2 OH- से रिएक्शन किया क्योंकि प्रबल क्षारीय माध्यम है, तो BrO3- में ब्रोमेट जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था +5 है और Br- जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 है में परिवर्तित हो रही है। इसके भी रिडॉक्स साइकिल में वामावर्त नियम का पालन हो रहा है और इस अपक्रिया के संपन्न होने की पुष्टि हो रही है। आप देखिए यहाँ पर ब्रोमीन की असमानुपातन अपक्रिया का रिडॉक्स चक्र, ये असमानुपातन अपक्रिया का आपका रिडॉक्स चक्र दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही अगर और एक एग्जाम्पल लें थायोसल्फेट आयनों के समानुपातन का, जिसमें थायोसल्फेट आयन अम्ल से रिएक्शन करके सल्फर तथा सल्फ्यूरस अम्ल में असमानुपातन हो जाते हैं। आप देखिए H2O3 2-, तो यहाँ पर S और H2SO3, तो यहाँ पर 0+2 0 और +4 में परिवर्तित हो गया है। यहाँ देखिए इसका भी ये रिडॉक्स साइकिल दिखाई गई है, थायोसल्फेट आयनों की असमानुपातन अपक्रिया का रिडॉक्स चक्र ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी रिडॉक्स साइकिल में भी वामावर्त नियम का पालन हो रहा है और ये अपक्रिया आसानी से संपन्न हो रही है। तो ये आज हमने किस किस के बारे में डिस्कस किया, एक तो लैटिमर नियम, उसके बाद हमने रिडॉक्स साइकिल, और देन हमने पढ़ा असमानुपातन और समानुपातन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया।